साल होता है 1995। 15 सालों से अजेय रही वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज हार जाती है, लेकिन इस हार से जो डेंट पड़ता है उसका असर आज तक साफ देखा जा सकता है। वेस्टइंडीज बड़े बड़े नाम होने के बावजूद अपना डूबता टेस्ट स्टेटस अपनी आंखों के सामने देखती है। तो वहीं 2019 वर्ल्ड कप के बाद पीसीबी में एक टेक्निकल कमेटी बैठती है। उसमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी के चक्कर में एक ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जो 2021 से पाकिस्तान के वनडे टीम के बजाय टेस्ट टीम के परफॉर्मेंस की धज्जियां उड़ाकर रख देता है, और वो जलालत आज तक पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रही है। तो इन दोनों टीमों के डाउनफॉल में क्या है मेन फॉल्ट और कैसे इन दोनों की अपनी स्ट्रेंथ ही इनकी इस तबाही का कारण बनी, आज इन्हीं फैक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिकमेट। कभी भी और कहीं भी क्रिकेट के बड़े बड़े एम्पायर पहले बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खोखले होने शुरू होते हैं। पहले उनकी उस बुनियादी जमीन में दरार पड़ती है जिसके दम पर उनका अजेय रथ बना होता है, जैसे मैनेजमेंट, कोचिंग, सिफारिशी कल्चर। उसके बाद फिर नींव कमजोर होती है और आखिर में वो बड़े बड़े नाम जिन्हें दुनिया कभी महानता की पराकाष्ठा समझती थी, उनकी साख मिट्टी में दफन होने लगते हैं। तो वेस्टइंडीज ने इस दर्द को करीब 30 साल तक झेला। कैरिबियन के कई द्वीपों का ये गठजोड़ धीरे धीरे वर्ल्ड स्टेज से पीछे हटता गया, लेकिन हाँ, यह है कि उन्होंने एकदम से डाउनफॉल का मुंह नहीं देखा। वो संघर्ष करते रहे, लारा के साथ, एम्ब्रोज और वॉल्स के साथ, उसके बाद चंद्रपॉल और ब्रावो के साथ। लेकिन पाकिस्तान की कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि यहाँ डाउनफॉल सिर्फ एक मीटिंग की वजह से ही नहीं हुआ, बल्कि इतनी तेजी के साथ हुआ कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लगभग सारे लॉजिक ही टूटते नजर आते हैं। देखिए, 1980 से 1995 के बीच वेस्टइंडीज ने लगातार 15 साल तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई थी। उस दौर में उनके पास ऐसी खौफनाक फास्ट बॉलिंग जनरेशन थी जिसने करीब 1.5 दशक तक दुनिया के बल्लेबाजों के हेलमेट्स तक हिला दिए। बड़े बड़े बल्लेबाजों की पसलियां तक टूटती थी, बल्लेबाजों के शरीर पर गेंदों के निशान पड़ते थे, और जब कोई टीम कैरिबियन के लिए फ्लाइट पकड़ती थी तो उसे मालूम होता था कि वो सिर्फ एक क्रिकेट टूर पर नहीं जा रही है, बल्कि वो तो एक ऐसे मैदान में उतरने जा रही है जहां उसके बल्लेबाज के लिए हर सेशन किसी टॉर्चर से कम नहीं होगा। वो उनकी महरून कैप्स उस वक्त सिर्फ एक टीम की पहचान नहीं थी, वो एब्सोल्यूट एथलेटिक परफेक्शन की निशानी थी। फास्ट बॉलर्स लगातार मैजिक पैदा करते थे। उस दौरान मार्शल गार्नर के बाद अचानक से कर्टली एम्ब्रोस आए, तो वो जो गैप बनना था ट्रांजिशन का, उसको पनपने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन 1995 के बाद से अगले 4 साल वेस्टइंडीज का रौब खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया उसकी जगह वर्ल्ड क्रिकेट में राज करना शुरू कर दी। फिर नए दशक में प्रवेश करते करते वेस्टइंडीज टेस्ट मैचों से बुरे खेलना शुरू हो गई, क्योंकि वॉल्स, एम्ब्रोस, हैंस, रिचर्डसन जैसे खिलाड़ी जा चुके थे। लारा ही इकलौते सीनियर बचे हुए थे, उन पर एक तरफा जिम्मेदारी थी। पहली बार वेस्टइंडीज को एहसास हुआ था कि ट्रांजिशन में चीजें कैसी बिगड़ती हैं। फिर 2007 के बाद जब लारा भी निकल गए तो ये टीम अनाथ हो गई। ऊपर से T20 ने एक ब्रांड क्रिकेट के तौर पर सबसे पहले इन्हीं पर हमला किया, बोर्ड्स के मुकाबले ज्यादा पैसे देने शुरू किए। लेकिन पाकिस्तान के पास एक बिल्कुल अलग कहानी है जो बेहद शर्मनाक भी है। पूरी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में लगभग सबसे नीचे जा पहुंची। फिर लेट 2024 में बांग्लादेश पाकिस्तान की जमीन पर पहुंचा और वहां से आराम से एक हिस्टोरिक 2-0 सीरीज विक्ट्री लेकर वापस चला गया। जिस बांग्लादेश को लंबे वक्त तक अवे टेस्ट क्रिकेट में मिनोज की तरह देखा जा रहा था, उसी टीम ने एक हिस्टोरिक जायंट को उसके अपने बैकयार्ड में खत्म कर दिया। और ये सब ऐसे दौर में हुआ जब करोड़ों डॉलर का ब्रॉडकास्टिंग डील मौजूद था। यानी समस्या रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, समस्या उस एक सोच के अंदर थी जो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान की डाउनफॉल की कहानी शुरू हुई 2019 वर्ल्ड कप के बाद, जब इमरान खान 2021 के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक क्रिकेट कमेटी बनाई जाती है टेक्निकल कमेटी के नाम से। उनमें जो मेन हेड होते हैं वो होते हैं वसीम अकरम, और उस टीम में मिसबाउल हक और वकार यूनिस जैसे नाम होते हैं। और उन पर यह दबाव डाला जाता है कि कप्तानी को लेकर सरफराज से वदारोमदार हटाया जाए और एक नए चेहरे को कप्तान बनाया जाए। लेकिन नए चेहरे में जो नाम अजहर अली का होना था, वो 2 साल में ही अचानक से हटवा कर बाबर आजम को कर दिया गया, और सरफराज को धीरे से विकेट कीपिंग से हटवा कर मोहम्मद रिजवान की एंट्री करवाई गई। और उसके बाद प्लेयर्स को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी दी गई कि उनका एक अपना ग्रुप बनने लगा, जिसमें 4 से 5 प्लेयर एकदम परमानेंट हो गए, जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। उसमें फिर शादाब खान और फिर बाकी खिलाड़ियों की भी एंट्री होने लग गई। और उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट उस तरफ चली गई जहां इन 5 खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स को ज्यादा तरजीह दी जाने लगी। इसकी वजह से पिचेस फ्लैट बनने लगी और बैटिंग को ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी, और पाकिस्तान ने एक तरफा हारना शुरू किया। वेस्टइंडीज इसलिए फीका पड़ गया क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी ने उनकी
क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे भूखा कर दिया। पाकिस्तान ने अपना घर खुद आग के हवाले कर दिया। तो 90s की शुरुआत में रिची रिचर्डसन के हाथों में वेस्टइंडीज की कमांड थी। उनके पास शायद उस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड ने जितनी खौफनाक बॉलिंग देखी थी उसका सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन मौजूद था। कर्टली एम्ब्रोस डिलीवरी स्ट्राइड में आते और गुड लेंथ से ऐसी बाउंस निकालते कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि शरीर गेंद पर आएगी या बैट पर। कर्टनी वॉल्स की भारी डिलीवरीज दुनिया के एलीट बैटर्स के स्टर्म तक हिला देती थी। और दूसरी तरफ ब्रायन लारा थे जो क्रीज को किसी जादूगर की तरह मैनिपुलेट करते थे। उनका हाई लूपिंग बैक लिफ्ट और फिर कवर्स के बीच से गेंद को स्लाइस करने का अंदाज ऐसा लगता था कि जैसे बल्लेबाज कोई टेक्निकल स्किल नहीं बल्कि सुपर नेचुरल टैलेंट हो। कैरिबियन तब पूरी तरह सुप्रीम था। उनका स्वैगर किसी मार्केटिंग कैंपेन का नतीजा नहीं था। वो खून, टूटे हुए स्टंप्स और डर से हासिल किया गया था। कई बार अपोजिशन टीम के खिलाड़ी स्टेडियम तक पहुंचने से पहले ही होटल लॉबी में मेंटली हार चुके होते थे। विजिटिंग कप्तान कॉइन टॉस से भी घबराते थे। ओपनिंग बैटर्स पिच को देखते और उन्हें सामने सिर्फ एक क्रिकेट सरफेस नहीं बल्कि आने वाली हॉस्पिटल विजिट दिखाई देती थी। वेस्टइंडीज सिर्फ टीमों को हराता नहीं था, उनके अंदर साइकोलॉजिकल ड्रामा छोड़ता था। अब जरा समय को फास्ट फॉरवर्ड करके 2022 के ठीक पहले वाले पाकिस्तान को देखिए। वो टीम किसी भी लिहाज से कम लेथल नहीं दिख रही थी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में क्रीज पर ऐसे कमांड कर रहे थे जैसे बैटिंग उनके लिए कोई मुश्किल काम ना हो। उनका बैट एक अजीब सी एरोगेंट ईज के साथ चलता था और फील्डर्स के बीच से गेंद ऐसी खूबसूरती के साथ निकलती थी कि देखने वाला बस देखता रह जाता था। इसी बीच पाकिस्तान के पास एक पेस बैटरी भी तैयार हो चुकी थी जो जैसे अचानक कहीं से मैटेरियलाइज हो गई। शाहीन शाह अफरीदी नई व्हाइट बॉल को बेतहाशा स्विंग करा रहे थे और ओपनिंग बैटर्स को मिडिल स्टंप के सामने ट्रैप कर रहे थे। नसीम शाह के पास रॉ अनफिल्टर्ड पेस थे जबकि हारिस राव भी एक्सट्रीम पेस का वो डर लेकर के आए थे जिनमें बल्लेबाज को हर डिलीवरी के साथ सिर्फ टाइमिंग नहीं अपना शरीर भी बचाना पड़ता था। लेकिन 2022 में इंग्लैंड पाकिस्तान पहुंचा और विजिटर्स ने पाकिस्तान सॉइल पर ही 3-0 व्हाइट वॉश कैजुअली कर दिया। एक ऐसी फोर्ट्रेस जिसे कभी अपोजिशन के लिए मुश्किल जगह माना जाता था पूरी तरह नेस्त नाबूद हो चुकी थी। और फिर अक्टूबर 2024 में आया मुल्तान का वो हॉरर शो जिसने मॉडर्न क्रिकेट की शर्म और लिहाज की परिभाषा ही बदल दी। इस टेस्ट ने नाकामयाबी की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी जिसे समझना भी मुश्किल था। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग की और पहले इनिंग्स में 556 रन का टोटल खड़ा कर दिया। क्रिकेट की हिस्ट्री और बेसिक लॉजिक यही कहते हैं कि 550 से ज्यादा रन बनाने के बाद कोई टीम टेस्ट मैच नहीं हारती। एक ऐसा स्कोर आमतौर पर कम से कम मैच को ड्रॉ की तरफ ले ही जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह भी काफी नहीं था। इंग्लैंड ने जवाब में 823 पर 7 का पहाड़ खड़ा कर दिया। इंग्लैंड ने इनिंग्स के दौरान 5.48 रन पर ओवर की स्कोरिंग रेट मेंटेन की और पाकिस्तान रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली ऐसी टीम बन गई जिसने अपने पहले इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाए और फिर भी टेस्ट मैच हार गई। अब दोनों टीमों के इस लेवल तक पहुंचने की कहानी तो मैंने आपको बता ही दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैनशिप को लगभग म्यूजिकल चेयर्स के फ्रैंटिक गेम में बदल दिया। जाका अशरफ आए, रमीज आए, सेठी आए, मोहसिन नकवी आए और फैक्शंस बनने लगी। ड्रेसिंग रूम से मीडिया लीक्स रोज बाहर आने लगी। कप्तान खुद एक पॉइज्ड चैलेंज बन गई। बाबर आजम को पैनिक में हटाया गया। फिर सिंकिंग शिप को स्टडी करने के लिए शान मसूद को कप्तान बनाया गया। शाहीन अफरीदी को व्हाइट बॉल स्क्वाड की कमांड दी गई और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ एक सीरीज के बाद उन्हें बेहद बेरुखी से हटा दिया गया। पूरा मामला धीरे धीरे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा सर्कस जैसा लगने लगा था। महंगे सूट्स पहने हुए लोग इस बात पर लड़ रहे थे कि रबर स्टैंप आखिर किसके हाथ में रहे। मार्च 2022 के बाद से पाकिस्तान ने 17 होम टेस्ट खेले। इनमें सिर्फ 4 विक्ट्रीज मिली जबकि 9 ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स झेलनी पड़ी और 4 मैचेस ड्रॉ रहे। वेस्टइंडीज इसलिए खत्म हुआ क्योंकि ग्लोबल स्पोर्टिंग इकोनॉमी उसके आसपास बदल गई। पाकिस्तान की कहानी उससे अलग है। उसने अपनी तबाही लाइव टेलीविजन पर खुद देखी। टैलेंट पूल में आज भी नेचुरल एबिलिटी की कोई कमी नहीं है। स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटीज मौजूद हैं। ब्रॉडकास्ट मनी लगातार फ्लो कर रही है और पाकिस्तान दुनिया के सबसे पैशनेट क्रिकेट कल्चर्स में से एक है। फिर भी छोटी मोटी विक्ट्रीज के पीछे भागने वाले खिलाड़ी, मैनेजमेंट के अधूरे रवैये ने उस पूरे एम्पायर को भीतर ही भीतर खत्म कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।